Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss solution of test series 6 part B. तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंसिडर द इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल। एक हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल है। तो ये पूछ रहा है कि जो इंटीग्रल होगी मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है क्या वो कंटिन्यूअस है जीरो से लेके क्लोज इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी पे, या कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, या डिसकंटिन्यूअस है जीरो से इन्फिनिटी पे, या फिर डिसकंटिन्यूअस है हाफ से लेके इन्फिनिटी पे। तो एक काम करते हैं, पहले इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, जीरो टू एक्स वाई रेस टू माइनस 1/2 dy। तो क्लियरली इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये माइनस हाफ है तो मतलब ये सिंपल हो जाएगा रूट वाई, और यहां पे नीचे अपॉन 2 मतलब ये 2 रूट वाई, क्योंकि 1/√2y है और 1/√y का डेरिवेटिव क्या होता है 2 रूट वाई। और इस पे लिमिट पुट करना है सिंपल 0 to x दैट इज 2 रूट एक्स। अब क्लियरली हमें पता है कि ये जो 2 रूट एक्स फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी पे कंटिन्यूअस होता है। यानी कि अगर इसकी हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से इसकी ग्राफ होगी कि क्लियरली पूरे जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर इसमें से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कंटिन्यूअस है जीरो से इन्फिनिटी पे, ये राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि ओपन इंटरवल पे, तो नहीं, ये पूरे क्लोज इंटरवल पे है। डिसकंटिन्यूअस तो रॉन्ग, डिसकंटिन्यूअस रॉन्ग, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्या कह रहा है कि f एक फंक्शन है जो कि x से लेके y तक जा रहा है, बी अ फंक्शन फ्रॉम अ मेट्रिक स्पेस x टू अनदर मेट्रिक स्पेस y। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि दो सेट है, मान लो ये एक सेट है x, ये एक सेट है y। x सेट y सेट यहां से यहां तक एक फंक्शन जा रहा है। कह रहा है यहां पे एक कॉसी सीक्वेंस ले लो xn। क्या कह रहा है कि x से लेके y तक ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहां पे क्या लूंगा xn, जो कि कैसा सीक्वेंस है, एक कॉची सीक्वेंस है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x से लेके y तक अगर एक फंक्शन है एक मैट्रिक्स स्पेस से लेके दूसरे मैट्रिक्स स्पेस y तक, तो अगर मैं xn कॉची सीक्वेंस लेता हूं x के अंदर, तो पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो जो इसका इमेज होगा वो भी कॉची सीक्वेंस होगा। तो ऐसा रिजल्ट नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, रिजल्ट ये है कि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि अगर सपोज दो फंक्शन है, ये मान लो x है और ये सपोज y है, और इन दोनों के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो कनेक्टेड को कनेक्टेड पे भेजेगा, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे भेजेगा। अगर यहां पे कोई क्लोज लू तो इनवर्स इमेज क्लोज, यहां पे ओपन लू तो इनवर्स इमेज ओपन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे जाता है, बट कॉची सीक्वेंस पे नहीं जाता। तो कॉची सीक्वेंस पे तब जाएगा जब f क्या हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। अगर एवरी कॉची सीक्वेंस का इमेज भी कॉची सीक्वेंस है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, और अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो कॉची सीक्वेंस हमेशा कॉची सीक्वेंस, मतलब जो कॉची सीक्वेंस अगर xn x में है तो उसकी इमेज भी कॉची सीक्वेंस y के अंदर होगी। ये रिजल्ट है, कंटिन्यूअस के लिए रिजल्ट नहीं है। तो देयरफॉर ये कह रहा है कि अगर एक कॉची सीक्वेंस लो और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इमेज भी कॉची सीक्वेंस होगा। तो ये ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन ले लू f of x इज इक्वल टू 1/x, इंटरवल ले लू सपोज 0 से लेके 1 तक। क्लियरली ये फंक्शन 0 से 1 पे कंटिन्यूअस है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और एक सीक्वेंस ले लेता हूं 1/n। अब ये सीक्वेंस कॉची भी है, बट अगर मैं इस पे f अप्लाई कर दूं तो ये n आ जाएगा, बट n तो कॉची सीक्वेंस है नहीं। तो देयरफॉर ये पहला रिजल्ट मतलब जो पहला ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर इमेज कॉची है तो जो उसकी इमेज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट भी करेगी। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है। ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं f of xn इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स को एक्स ले लेता हूं और सीक्वेंस ले ले रहा हूं 1 बाय, और ये 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1। ये सीक्वेंस कौची है, ठीक है, और इसका जब मैं इमेज लूंगा तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आ जाएगा, सिंपल 1 बाय एन आ जाएगा। तो 1 बाय एन कौची है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्योंकि कन्वर्जेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिमिट 0 है, बट डोमेन क्या है हमारा 0 to infinity, 0 तो कंटेन नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये कौची सीक्वेंस है बट कन्वर्जेंट नहीं। बट क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि जो इमेज होगी वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी वाई के अंदर, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। थर्ड कह रहा है कि एक्सएन हमेशा कन्वर्जेंट होगा। ये तो हमें पता है कि कोई भी कौची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं। अगर मैं ओपन इंटरवल ले लूं और 1 बाय एन ले लूं तो 1 बाय एन कौची है बट वो कन्वर्जेंट नहीं। तो देयरफॉर क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कंटिन्यूअस है तो उसके इमेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कौची होगा कि नहीं। अगर एक्सएन कौची है मतलब इमेज कौची है तो उसके कन्वर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और एक्सएन के कन्वर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो अब ये ऑटोमेटिक ट्रू हो गया। अब ध्यान सुनो ये कह रहा है कि इमेज अगर कौची है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक्सएन कौची है और उसकी इमेज कौची हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन यूनिफॉर्म है, और जो चीज यूनिफॉर्म है तो वो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, मैं बहुत बार इसका फॉर्मूला लिख के दे चुका हूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, वेयर सी पॉइंट है, यू उसका डायरेक्शन। इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ, अरे सपोज पॉइंट हमारे पास ए है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और b इंटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब f हमारे पास x इंटू वाई, तो अगर मैं उसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये a इंटू वाई हो जाएगा, और उसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये x हो जाएगा, यानी कि a इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो। अब ये किस डायरेक्शन में कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको v यानी कि 1-2 के डायरेक्शन में निकालना है। 1-2 के डायरेक्शन में मतलब ये, अच्छा ये ए बी नहीं दिया, यहाँ पे A1 और A2 दिया, ठीक है, तो ये A1 और A2, तो x के प्लेस पे 1 पुट करना, y के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 2A1। तो देयरफॉर जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, A2 प्लस 2A1। तो देयरफॉर हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी A2 प्लस 2A1। बाकी ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन करेक्ट। सीक्वेंस cos 1/2 tan इनवर्स माइनस n/2 होल रेज़ टू n, मतलब माइनस tan इनवर्स माइनस n होल रेज़ टू n, ये क्या मोनोटोन कन्वर्जेंट है? मोनोटोन है बट कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोन नहीं है, या फिर दोनों नहीं। तो ये तो हम सिंपल बता सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि tan इनवर्स की वैल्यू हमें पता है कि tan इनवर्स तो हमेशा माइनस π/2 से लेके π/2 है। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 तक होगा, और फिर इस पे कॉस अप्लाई कर दो। अब मुझे पता है कि अगर मैं कॉस के थोड़े ग्राफ को ध्यान से देखूं तो कुछ इस तरीके से जाता है, ये माइनस π/2, ये प्लस π/2। तो अगर मैं माइनस π/4 से लेके π/4 तक देखूं, ये सपोज कहीं पे यहाँ पे माइनस π/4 होगा और यहाँ पे कहीं π/4 होगा, तो π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो होती है 45 डिग्री पे वो कितनी हो जाती है, 1/√2, 1/√2। तो मतलब जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वैरी कर रही है, माइनस 1/2 से लेके 1 तक, या फिर 1/√2 से लेके सॉरी 1/√2 से लेके 1 तक। तो ये क्लियरली मोनोटोन हो गया, क्योंकि जो वैल्यू है वो 1/√2 से बड़ी है और 1 से छोटी, इसके बीच में इसकी वैल्यू लाई कर रही है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, मोनोटोन। और दो वैल्यू के बीच में है तो ये कन्वर्जेंट भी है। तो कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन और बाउंडेड, क्लियरली ये फंक्शन बाउंडेड भी है, किसके बीच में, देखो ये कॉस की कोई भी वैल्यू हो तो पता है कि बाउंडेड तो होता ही। अब कोई भी चीज बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट, मोनोटोन प्लस कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हाँ पीछे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आर का एक सेट लेना है एस, ये अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और एम स्टार एस ये एक आउटर मेजर है। आउटर मेजर मतलब उसको मेजर करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा फॉलोइंग ट्रू है? कह रहा है एस अगर अनकाउंटेबल है तो मेजर उसका 0 हो जाएगा आउटर मेजर। तो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल में अगर मैं सपोज 0 1 ले लूं तो 0 1 का अगर मेजर निकालेंगे, और मेजर आर में क्या हम लोग लेंथ डिफाइन करते हैं, तो 0 से लेके 1 तक का जो मेजर है यानी उसका लेंथ कितना हो जाएगा 1, तो उसका मेजर तो 0 नहीं है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन तो। सेकेंड कह रहा है कि अगर किसी सेट का मेजर 0 हो जाए तो वो एस अनकाउंटेबल होगा। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सपोज हम रैशनल नंबर को मेजर करें तो रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? यूनियन में लिख सकते हैं। एक सिंगलटन सेट, उसके एक एक सेट के यूनियन में लिख सकते हैं। और एक पॉइंट का मेजर, देखो रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक एक पॉइंट के उसके यूनियन में लिख सकते हैं, क्योंकि वो काउंटेबल है। तो एक पॉइंट का मेजर 0 होता है। अब एक एक पॉइंट का मेजर 0 है और 0 को हम ऐड कर दे काउंटेबल टाइम तो भी 0 आएगा। तो देयरफॉर रैशनल नंबर का जो आउटर मेजर है वो 0 होता है। तो देयरफॉर उसका अनकाउंटेबल होना जरूरी नहीं है। तो ये तो ये कह रहा है अगर 0 हो जाए किसी आउटर मेजर का तो वो काउंटेबल होगा। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कैंटर सेट अनकाउंटेबल तो है, बट जब हम कैंटर सेट का जब मेजर फाइंड करते हैं आउटर मेजर वो कितना होता है 0, तो वो तो अनकाउंटेबल है। तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी रॉन्ग, यानी कि कुछ भी नहीं कह सकते, नन ऑफ दिस ऑप्शन। कह रहा है कि सीक्वेंस एक सीरीज है जो कि पॉजिटिव टर्म की है और डाइवर्जेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं? पहला कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट कि ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी। मतलब ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी किसी एक पॉजिटिव के, कम से कम तो एक तो ऐसी की एग्जिस्ट हो जाएगी जिसके के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, काउंटर एग्जांपल। सपोज मैं ले लू एन, ये एक पॉजिटिव, ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। सेकेंड ये कह रहा है कि ये हर एक के लिए डाइवर्जेंट होगा। तो मैं एक काम करता हूं 1/n सीरीज ले लू, ये डाइवर्जेंट भी है और पॉजिटिव भी है, मतलब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये किसी के लिए कन्वर्जेंट नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट कर दूं तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग और सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग, यानी कि बोथ आर फॉल्स। यानी कि ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग, दोनों ट्रू भी रॉन्ग, बोथ आर फॉल्स राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एस के अंदर वो सारे मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर के जिसमें वो सारे एलिमेंट रियल के बिलोंग करेंगे, सच दैट कि उसका a स्क्वायर करने पे a आ जाए और डिटर्मिनेंट उस फंक्शन का और उस मैट्रिक्स का नॉन जीरो हो। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ ऐसे मैट्रिक्स होंगे, यानी कि कार्डिनलिटी सेट की फाइंड करनी। तो एक काम करते हैं, पहले कंडीशन क्या दिया है कि a स्क्वायर करने पे a आ जाए। एक काम करते हैं, इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। अगर मैं इसका एनालिटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एनालिटिक पॉलिनोमियल। अब अगर ये एक एनालिटिक पॉलिनोमियल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x होगी या तो मिनिमल पॉलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस 1 होगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाए। बट ये तो कह रहा है, अरे m ऑफ x और एक ऑप्शन है कि वो x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यही कैरेक्टरिस्टिक है। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो। अगर ये हो गया तो डिटर्म एक वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 0, मतलब एक आइगन वैल्यू 0 हो गया। और अगर किसी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0, बट उसने पहले कंडीशन में कह दिया है कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। कैसा है? नॉन जीरो। अब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये वाला भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, बचा ऑप्शन ये। मैंने
तो मिनिमल पॉलिनोमियल में एलिमिनेटिंग पॉलिनोमियल होता है लोवेस्ट डिग्री का, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो देयरफॉर इसके पास एक ही मैट्रिक्स होंगे, यानी कि इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो जाएगी 1। दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट S इज अ 1 एंड A ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन आर रॉन्ग। नेक्स्ट इज कि लेट A बी अ 10 क्रॉस 15 मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स, then the dimension of solution space of the system AX is equal to 0 cannot be equal to, मतलब किसके इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, गिवन क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 10 क्रॉस 15। अच्छा, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 10 क्रॉस 15 है, इसका मतलब इसकी रैंक कितनी भी ज्यादा हो जाए 10 से तो कम ही होगी, क्योंकि इन दोनों के मिनिमम से भी कम होती है। यानी ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 10 और 15 से कम होगा, दैट इज द रैंक ऑफ ए इज लेस देन द मिनिमम ऑफ 10 एंड 15, दैट इज लेस देन 10। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन तो ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन फाइंड करना। अगर इसका एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करूं तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन फाइंड करना। अब सॉल्यूशन स्पेस यानी कि नल स्पेस फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स का नल स्पेस, और इस मैट्रिक्स का नल स्पेस क्या होगा, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है, तो इसके पास कॉलम का डायमेंशन कितना है 15 माइनस इसकी जो रैंक होगी। अब मैं कह रहा हूं इसकी रैंक कितनी हो सकती है, इसकी रैंक या तो 10 होगी, या तो 9 होगी, या तो 8 होगी, या तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 0। अगर 0 मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। अगर मैं 10 पुट करूं तो ये 10 9 से लेके कहां तक जाएगा 0। तो जो नलिटी स्पेस के डायमेंशन है, यानी कि सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, अगर 10 पुट करूं तो 5, 9 पुट करूं तो 6, ऐसे 0 पुट करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 15। यानी कि सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन है वो 5 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ए की रैंक क्या है, दैट मीन्स ए की रैंक पे डिपेंड करता है नलिटी का डायमेंशन, यानी कि सॉल्यूशन स्पेस के डायमेंशन। बट ये तो 5 से लेके 15 तक इसका रेंज है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा, मतलब कौन सा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन में 4, 5, 6, 7, 5 भी पॉसिबिलिटी है, 6 भी पॉसिबिलिटी है, 7 भी, बट 4 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो देयरफॉर 4 कभी भी सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन नहीं हो सकता इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो देयरफॉर 4 ऑप्शन राइट, बी, सी, डी ऑप्शन रॉन्ग। काहे तकलीफ दे रहे हैं, कहा हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द सब स्पेस। एक सब स्पेस कंसिडर कर रहे हैं कि x1 से लेके x10 तक R(10) को बिलोंग कर। अब xn को डिफाइन किया है xn माइनस x प्लस xn माइनस 2, एक रिकरेंस रिलेशन है, n की वैल्यू 3 से 10। कह रहा है किसका डायमेंशन, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 है। अब इसे ये मत कह देना कि ये एक इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल 10 है, तो 10 माइनस एक इक्वेशन 9, ऐसा नहीं है। अब ध्यान दो, मैं यहाँ पे 3 पुट करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं x2 प्लस x1, यानी कि x1 x2 को तो एज इट इज लिख दो और x3 को लिख दो x2 प्लस x1। अब ठीक इसी तरीके से मैं s4 को लिख सकता हूं s3 प्लस x2, लेकिन x3 को तो मैं x2 प्लस x1 लिख सकता हूं, मतलब ये हो जाएगा 2x2 प्लस x1। तो यहां से तो अब मुझे लगता है आइडिया मिल गया होगा कि इसके आगे की एलिमेंट को भी हम x1 और x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसके हर एक एलिमेंट को मैं x1 और x2 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसके पास जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कितने हो जाएंगे 2, बाकी तो सब डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है उनको नहीं काउंट करना है, डायमेंशन के अंदर सिर्फ डिपेंडेंट को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 2, बाकी बी, सी, डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में ऑलरेडी 60 डे चैलेंज में करवा चुका हूं, काफी इजी क्वेश्चन है। कंसिडर करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू ऑफ वी ट्रांसपोज ए वी दिया है, जहां पे ए एक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि क्यू का रैंक 3 है। अब क्वाड्रेटिक का भी रैंक उतना ही होगा जितना कि मैट्रिक्स का रैंक है। क्लियरली इस मैट्रिक्स का रैंक 4 है, तो देयरफॉर ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर को अगर मैं क्यू इंटू पीवी लिख दूं किसी सम इन्वर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स, तो इसे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें से मैं एक बता देता हूं उसको करना कैसे। ये कह रहा है कि एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्यू ऑफ पीवी फॉर सम नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, किसी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी के लिए। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इससे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स बना देते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाऊं तो देयरफॉर ये सपोज हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू और यहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो मैट्रिक्स कैसे होगा। यहां पे अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो जेड स्क्वायर का टर्म है, तो ये 0 ये 0 1 0, ठीक है। यहां पे ये 1/2 ये 1/2, बाकी सारे टर्म्स 0 0, क्योंकि यहां पे क्या लिखते हैं, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का हाफ ये एक्स जेड के कोएफिशिएंट का हाफ और ये एक्स डब्ल्यू। ऐसे यहाँ पे वाई एक्स वाई वाई जेड वाई डब्ल्यू, ठीक इसी तरीके से। और ये सिमेट्रिक होता है, जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करके लिखना है और उसी को रो वाइज और कॉलम वाइज सेम लिखना है। अब क्यू पी ऑफ ई को कैसे डिफाइन किया है, क्यू ऑफ ई को डिफाइन करने का तरीका वी का ट्रांसपोज, दैट इज पी वी का ट्रांसपोज लिखना है। ए मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स हमने लिखा था, तो इसे हम ए ही लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो यहां पे ये ए और उसके बाद बी मतलब पी वी। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वी का ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज वी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए पी वी। तो ध्यान सुनो, ये वी ट्रांसपोज इससे कंपेयर हो जाएगा, ये वी ये है, तो इसका मतलब ये कि पी ट्रांसपोज ए पी इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये पता चल गया कि जो पी ट्रांसपोज क्या था ए पी, ये जो है ये किसके इक्वल आ गया, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जो कि 0 0 1 0 हाफ हाफ, बाकी 0 0 0 0 0 0 0। तो अब एक काम करते हैं, इसका फोर्थ रो क्या है 0, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रो या कॉलम 0 आ जाए, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। यहां पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पी ट्रांसपोज पी का डिटर्मिनेंट सेम है, तो ये हो जाएगा पी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है, तो देयरफॉर ये, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है, तो देयरफॉर पी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू 0। बट ए का डिटर्मिनेंट तो 0 है ही नहीं, हमें पता है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो, किसका, इसका रैंक 4 है, तो देयरफॉर ऑप्शन क्या है इसके पास कि पी ही 0 होगा। तो हमने क्या एज्यूम करके चला था कि पी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दैट मीन्स जो सेकेंड ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड को भी रॉन्ग कर सकते हैं, बाकी फोर्थ राइट होगा, इसे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस को भी करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल दो मैट्रिक्स का, कुछ नहीं करना है। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में मिनिमल पॉलिनोमियल बोलता है द लिस्ट डिग्री का एनहिलिटिंग पॉलिनोमियल, मोनिक एनहिलिटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसकी कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए और इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा पॉलिनोमियल हो, मोनिक पॉलिनोमियल।
लिस्ट एनहेलिटिंग मोनिक पॉलिनोमियल, उसे हम कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है, तो सारे मिनिमल पॉलिनोमियल्स को निकाल के ये चेक कर लो कि उसमें से लोवेस्ट डिग्री का जो एनहेलिट करता है, तो हमेशा लोवेस्ट से स्टार्ट करना है। अगर वही एनहेलिट करे तो वही उसका होगा, या फिर उससे बड़ी वैल्यू को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसी में से चेक कर सकते हैं। इसे चेक कर लो, पहले इसे चेक कर लो, अगर यही हो जाए तो 2 डिग्री का एनहेलिटिंग पॉलिनोमियल, फिर इसे चेक कर सकते हैं, जो एनहेलिट हो जाए वही उसका मिनिमल पर। बट बशर्ते बात यह है कि वो उसको डिवाइड करना चाहिए। V अगर एक स्पेस है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, अच्छा V एक स्पेस ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, अच्छा इस स्पेस को सेटिस्फाई करने वाला, मतलब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करने वाला एक स्पेस है V, मतलब इसका सॉल्यूशन स्पेस निकालेंगे, उससे जनरेट हो रहा है V। और एक डिफाइन करेंगे एक टी V से लेके R स्क्वायर तक इस तरीके से। तो T के बारे में पूछ रहा है कि T11 है 12, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म करना है। बेसिस ले लेंगे, R स्क्वायर का स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे और V का बेसिस तो इसके सॉल्यूशन स्पेस से आ जाएगा। फिर बेसिस को भेज के सिंपल हम उसको चेक कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है, मैं हिंट दे देता हूं, ट्राई करना। जैसे ये f डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस f है, तो एक तो काम करते हैं, इसका हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो m माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस x इंटू c2 ई रेस टू एक्स, दैट इज c1 ई रेस टू एक्स प्लस x इंटू ई रेस टू एक्स c2। तो ये हमारे पास इसके बेसिस हो गए, क्योंकि ये से जनरेट कर रहा है। तो बस क्या करना है, अब एक एक एलिमेंट ले लो, पहले एक बार ई रेस टू एक्स अप्लाई कर दो, एक बार x इंटू ई रेस टू एक्स अप्लाई कर दो, और इसको स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, दैट इज a इंटू E1 प्लस b इंटू E2। और E1 क्या होगा 2 डायमेंशन है 1 0, और E2 क्या होगा 0 1। ठीक है, अब ई रेस टू एक्स है, अब इसको अप्लाई किस तरीके से किया है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले तो इसका डेरिवेटिव लेके 0 पुट करो। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होगा, और जब 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। सेकेंड कह रहा है कि डायरेक्ट 0 पुट कर दो तो भी 1 ही आएगा। तो 1 को अगर सिंपल है बेसिस के फॉर्म में लिखना हो तो हम इसे 1 इंटू 1 0 और प्लस 1 इंटू 0 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि जो मैट्रिक्स आएगी वो 1 1, ऐसे सेकंड का निकाल के चेक कर लेना है कि ये 1 1 और 2, एक्चुअल में ये 1 1 और 2 दोनों होता है। तो ये आप ऐसे x इंटू ई रेस टू एक्स के लिए निकाल सकते हो। तो ये होमवर्क में है, मैं बता देता हूँ, ऐसे सेम करना है, दोनों है, ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो 1 1 एंड 1 2 फंक्शन, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये लीनियर अलजेब्रा के हो गए। अब कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा के हम ऊपर बता देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है कि f और g एंटायर फंक्शन है, g ऑफ z नॉन जीरो है। अच्छा, हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन एंटायर हो, f ऑफ x, g ऑफ x एंटायर हो, अगर g ऑफ x की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो ये क्या होगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये भी एंटायर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन अगर जहां पे जीरो ना हो तो वो एंटायर फंक्शन होता है। अब ये एंटायर फंक्शन है, कह रहा है कि f और g अगर एंटायर फंक्शन है, ये एंटायर दोनों का रैशनल भी एंटायर, बशर्ते ये नॉन जीरो होना चाहिए। फिर सेकंड ये कह रहा है कि f ऑफ z, मैं कह रहा हूं कि f ऑफ, अगर दोनों में साइन मॉड लगा दूं, ध्यान सुनो, ये इस तरीके से कुछ कह रहा है मेरे पास, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको ये साइड उठा के लेके आ जाऊं, ये हमारे पास गिवन है कि f ऑफ z का जो मॉड है वो लेस देन g के मॉड से लेस देन है। तो देयरफॉर यानी कि ये तो यही कह रहा है, बट ये तो एंटायर फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं f ऑफ z और g ऑफ z तो मेरे पास कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। और कोई भी एंटायर फंक्शन का मॉड अगर लेस देन 1 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी कि f ऑफ z, g ऑफ z, ये तो हमारे पास थ्योरम है कि f इज ए एंटायर फंक्शन एंड देयर मॉडुलस इज लेस देन 1, या फिर लेस देन r बोल दो तो वो हमेशा कांस्टेंट है, तभी पॉसिबल है।
तो यानी कि कांस्टेंट को हम बोल देते हैं सी, तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं सी टाइम्स जी ऑफ जेड। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया कि एफ ऑफ जेड को सी इंटू जी ऑफ जेड लिख सकते हैं, बाकी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 14, ये शायद गेट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेसिड्यू फाइंड करना, रेसिड्यू काफी सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल पोल ही आएगा क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बाकी वो दो रूट तो आएंगे नहीं, सिर्फ एक ही रूट आ जाएगा 2 पे इसको चेक कर लो, सिंपल पोल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका फैक्टर्स निकाल देना है, आंसर आए दोनों में से कोई एक है, चेक कर देना। ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं कि अगर हमारे पास यूनिट सर्कल दिया है तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1, और इसका मतलब होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का 1, तो इसका मतलब जेड कॉन्जुगेट के प्लेस पे 1 बाय जेड लिख सकते हैं। तो यही इसमें खाली करना है कि जेड कॉन्जुगेट के प्लेस पे 1 बाय जेड लिख दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास दिया है 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर का 1 प्लस जेड बार का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि जेड बार हमें पता है कि Z1 प्लस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। उसके बाद हम सिंपल ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 के साथ, 1 को जेड बार के साथ, 1 को 1 के साथ करेंगे तो ये कैसा एनालिटिक है। फिर 1 को जेड बार के साथ करेंगे तो जेड बार के प्लेस पे 1 बाय जेड लिख सकते हैं, सिंपल, और ये 1 बाय जेड स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर वो सॉल्व करके जो अगर एनालिटिक फंक्शन है तो बाय कॉसी थ्योरम के थ्रू से 0 बता देंगे, अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बट वो सिंपल है, आ जाएगा इस। और बाकी ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं कई बार, तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन निकालना है। रीजन कैसा दिया है, मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो जो मॉड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो एक काम करेंगे, जेड को कॉमन ले लेंगे ये 2 के टर्म्स में नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसको 2 माइनस 1 लिख देंगे ये तो ऑलरेडी है, और फिर उसके बाद 1 बाय जेड का स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो बस लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करके ये डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है कि एक फंक्शन है जेड से लेके जेड बाय 4z, मतलब 4z की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 6z की। तो अगर इसे मॉडुलस के फॉर्म में लिखे तो यानी कि सिंपल में जेड, ये जेड 4 है और ये कह रहा है कि ये जेड 6 पे जा रहा है। मैं इसको और अच्छे से बात करूं तो इसको डिफाइन करूं तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जेड एन है तो ये एन मॉडुलस 4 और ये मेरे पास एन मॉडुलस 6 है। ये कह रहा है कि 0 मॉडुलस 4 इज इन द इमेज ऑफ एफ। तो एक काम करते हैं, अगर मैं सपोज इस तरीके से इसे डिफाइन कर दूं, तो अगर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 पुट करूं तो इसका फंक्शन आ जाएगा 1 1। तो एक काम करेंगे, इसके सारे एलिमेंट निकाल दो, फिर बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 निकाल सकते हो। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 1 1 आएगा, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 2 आएगा, एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो ये 3 3 आएगा। बट अगर मैं एफ ऑफ 4 निकालूं तो ये मेरे पास यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 4। इसी तरीके से एफ ऑफ 5 निकालूंगा तो ये मेरे पास जब तक 0 0 नहीं आता तब तक इसको करते रहेंगे। तो एफ ऑफ 5 के प्लेस पे ये मेरे पास 5 और अरे यहाँ पे 1 और 5 आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं 6 निकालूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते जब मैं 12 करूंगा तो दोनों का एलसीएम है, यानी कि 4 3 12, ये भी 0 और ये भी 0, टोटल 12 वैल्यू होंगी। फिर उससे हम चेक कर सकते हैं कि 0 mod 4 3 mod 6 इज इन द इमेज ऑफ ए। तो मतलब ये चेक करना है कि 0 3 क्या इसके इमेज के अंदर है, वो शायद नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऐसे सेकेंड ये कह रहा है कि a mod 4 b mod 6 इज इन द इमेज ऑफ f फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। कि जो a mod 4 है और b mod 6 ये इमेज इज इन द इमेज ऑफ f फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। इमेज ऑफ f हैज एग्जैक्टली 6 एलिमेंट। तो देखो सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इसके पास 12 एलिमेंट है। फिर बच रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कह रहा है कि कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू 24z, कि जो कर्नल f है वो 24 होगा।
कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू 24z। अब इसके पास इमेज की डायमेंशन कितनी है इसमें, इसमें टोटल जो इमेज आ रहे हैं वो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 12 एलिमेंट आ रहे हैं। तो 12 एलिमेंट आ रहे हैं तो कर्नल तो 24z पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कुठे गेला, क्वेश्चन नंबर 18 कुठे गेला 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, आर एक सबरिंग है ऑफ क्यू का जो कंटेन करता है आई को, तो कौन सी फॉलोइंग इसमें से ट्रू है। कह रहा है आर के अंदर कंटेन्स करेंगे इनफाइनेटली मेनी रिंग्स प्राइम आइडियल्स। अच्छा, आर अगर एक सबरिंग है क्यू का जो कंटेन करता है आई को, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। अच्छा, आई क्या है यहां पे, अब क्यू एक फील्ड है तो क्यू के पास जो आइडियल होंगे, आर एक सबरिंग है जो कंटेन करता आइडियल को। हमें पता है कि क्यू के अंदर दो ही तो आइडियल होते हैं, एक तो 0 और एक तो इटसेल्फ क्यू। अब ध्यान दो, आर कंटेन्स प्राइम आइडियल इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। अब हमें पता है कि अगर कोई फील्ड है तो उसके अंदर सारे मैक्सिमल आइडियल प्राइम होते हैं, प्राइम मैक्सिमल है, तो ये कह रहा है कि आर के अगर कंटेन करेंगे वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग होगा। बाकी पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली है कि आर पीआईडी है, तो ट्रू है क्योंकि रिजल्ट ही है कि आर अगर एक सबरिंग है क्यू का फील्ड का और वो कंटेन कर रहा है अपने अंदर आइडियल को, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पीआईडी। तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी राइट हो गया। सेकंड कह रहा है कि आर के अंदर कंटेन्स करेंगे इनफाइनिटली मेनी प्राइम आइडियल्स, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि आर के अंदर फाइनेटली मेनी प्राइम आइडियल्स होते हैं, क्योंकि इसके पास दो ही मैक्सिमल आइडियल्स है, एक तो 0 और एक तो इटसेल्फ खुद से। बट ये कह रहा है कि उसके पास इनफाइनाइट प्राइम आइडियल्स होंगे, तो वो फाइनेटली मेनी है। फिर डी ऑप्शन कह रहा है कि फॉर एवरी मैक्सिमल आइडियल एम इन आर, आर के अंदर में कोई भी मैक्सिमल आइडियल ले लूं तो देन रेसिड्यू फील्ड आर बाय एम इज अ फाइनाइट। तो ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि 0 एक आइडियल है, तो क्यू बाय अगर मैं 0 ले लूं तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा क्यू को, तो क्यू फाइनाइट तो है नहीं, ये तो इनफाइनाइट है, तो देयरफॉर डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली ट्रू हो जाएगा कि क्यू अगर एक आर अगर एक सबरिंग है क्यू का जो कि कंटेन करता है आई को, तो वो हमेशा पीआईडी हो जाएगा। 19 ऑप्शन भी काफी सिंपल है, देखो तो इसमें आर पीआईडी है, कह रहा है कि इसके अंदर कंटेन्स करेंगे इनफाइनेटली मेनी प्राइम आइडियल्स, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि इसके अंदर प्राइम आइडियल्स है बट वो आर के अंदर ऐसे प्राइम आइडियल कंटेन्स करेंगे जो मैक्सिमल आइडियल नहीं हो, तो पॉसिबल ही नहीं। डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अच्छा, 19 में क्या कह रहा है कि एस एक सेट है उन सारे इंटीजर्स का 100 से लेके 999 तक जो न तो डिविजिबल बाय 3 है नॉट डिविजिबल बाय 5। ये सिंपल नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे जो डिविजिबल है 3 से भी और 5 से भी, बट दोनों में कुछ कॉमन भी आ जाते हैं तो उसको माइनस कर देंगे। यानी कि हमें फाइंड करना है कि जो कि नहीं डिवाइड करते, तो एक काम करते हैं, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 900, उसमें से वो माइनस कर देंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या निकालते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 900 को 3 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस जो 5 से भी डिविजिबल नहीं हो, तो 900 को 5 से डिवाइड कर देंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। बट इसमें बहुत सारे तो कॉमन भी होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस ऐड कर देंगे, अरे इसमें प्लस उसमें से माइनस कर देंगे जो दोनों से डिविजिबल है। जैसे कि 900 में से माइनस कर देंगे दोनों का एलसीएम यानी कि 50, तो ये कैलकुलेट करना आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर 480 होगा, ये आप चेक कर सकते हो। तो इसमें से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। सी एक्स वाई, तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, आई मैक्सिमल आइडियल है, आई प्राइम आइडियल है, आई मैक्सिमल आइडियल है, दोनों नहीं। पहली बात तो आई सी एक्स वाई पे कर रहा है, तो अगर मैक्सिमल है तो ऑटोमेटिक प्राइम हो जाएगा और प्राइम है तो ऑटोमेटिक मैक्सिमल हो जाएगा। मतलब या तो ऑप्शन ए ट्रू होगा या तो फिर डी ट्रू होगा। अब एक काम,
मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई, ये इन द पॉलिनोमियल रिंग सी एक्स वाई, ये जो है किसके अंदर आ रहा है, इन द पॉलिनोमियल रिंग सी एक्स वाई, ये एक पॉलिनोमियल रिंग है सी एक्स वाई के अंदर, और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक आई इससे जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब आई के अंदर में अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो वो किसके फॉर्म में होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू वाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये इस तरीके से होगा। अब एक काम करते हैं, y जीरो आइडियल के अंदर तो बिलोंग करेगा ही, तो एक काम करता हूं y को मैं जीरो ले लेता हूं, तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो बिलोंग करेगा किसको, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y को। अब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं इसको फैक्टर कर सकता हूं x प्लस आई और x माइनस आई से, बट x प्लस आई और x माइनस आई इस आइडियल के अंदर तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर प्राइम आइडियल्स का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर दो फैक्टर करूं, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो या तो ए बिलोंग करना चाहिए या तो बी को बिलोंग करना चाहिए, बट न तो इस आइडियल के अंदर न तो मतलब x माइनस आई ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x प्लस आई ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये क्या नहीं है, प्राइम आइडियल नहीं, और प्राइम आइडियल नहीं है तो सी एक्स वाई के अंदर वो मैक्सिमल भी नहीं होगा, तो देयरफॉर नाइदर प्राइम नॉर मैक्सिमल। क्योंकि प्राइम आइडियल का डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस आई 1 और y को 0 ले लिया, तो वो तो बिलोंग कर रहा है क्योंकि मैं उसे वो इससे जनरेट हो रहा है, बट उनका जब मैंने फैक्टर किया तो उन दोनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर डिवाइड नहीं कर रहे, मतलब ए भी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी भी नहीं बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम वाई के फॉर्म में लिखेंगे, बट वो दोनों एलिमेंट को इस फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, तो देयरफॉर वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। तो देयरफॉर हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन है कि वो नाइदर प्राइम आइडियल नॉर मैक्सिमम आइडियल। तो ये थे हमारे आज के सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज 6 के सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का टाइम बहुत कम है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।